हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। विश्व इतिहास अपन पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण काल का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड कर दिए हैं मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो पहले वीडियो में हमने पुनर्जागरण काल का अर्थ जाना, उसकी विशेषताओं को जाना। दूसरे वीडियो में हमने जो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो इटली में क्यों हुआ, उसके कारण हमने जाने। साथ ही पुनर्जागरण के होने के कारण क्या थे, उन पर भी हमने चर्चा की। और अब ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण के प्रभावों की, कि पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो एक एक करके अपन बात करेंगे पुनर्जागरण के प्रभावों की। देखिए, 3 क्षेत्रों की अपन बात कर रहे हैं। एक तो साहित्य की, साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। एक कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई, उसकी अपन बात करेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो साहित्यिक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं और जितने भी ग्रंथ को लिखने वाले रचनाकार हुए हैं उन सारे सब की अपन बात करेंगे एक एक करके। जिसमें पहले अपन इटालवी ग्रंथ, इटली से संबंधित जो जो साहित्यकार हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फ्रांसीसी जो साहित्यकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर अंग्रेजी साहित्यकार जिन्होंने पुनर्जागरण काल में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, उनकी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही स्पेनिश और डच या डेनमार्क की भी आप कह सकते हो, ये सभी साहित्यकार जो विभिन्न क्षेत्रों से हुए हैं, इन सब के विषय में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। कला की बात करें तो कला में हम स्थापत्य कला है, ठीक है, साथ ही चित्रकला है, मूर्ति कला है और संगीत कला है। इन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या पुनर्जागरण के पश्चात इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार की रचनाएं बनी, किस प्रकार चित्रकला में उन्नति हुई, मूर्ति कला में कौन कौन से मूर्तिकार आए, संगीत कला में क्या प्रभाव आया, ये सारे आप डिस्कस करेंगे। और साथ ही विज्ञान की बात करें तो विभिन्न जो भौगोलिक खोजें हैं उनकी अपन इसके अंतर्गत बात करेंगे सबसे अंत में। तो एक एक करके अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे साहित्य की। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण में क्या प्रभाव हुआ, इसकी अपन बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। अपना जो बिंदु रहेगा वो है साहित्य के क्षेत्र पर, साथ साथ आप लिखते रहें। साहित्य के क्षेत्र पर पुनर्जागरण का प्रभाव। साहित्य के क्षेत्र पर पुनर्जागरण का प्रभाव। तो साहित्य के क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव रहा है पुनर्जागरण का। देखिए, पुनर्जागरण से पहले की बात करें अगर अपन, तो पुनर्जागरण से पहले जो साहित्यकार थे वो स्वतंत्र नहीं थे। यानी कि लेखकों को स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिखने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी उन लोग लेखकों को। और चर्च के खिलाफ वो कुछ भी लिख नहीं सकते थे। अपने साहित्य में चर्च के बारे में वो कुछ भी नहीं लिख सकते थे। अगर ऐसा करते थे तो उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यानी कि उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, लेखक वर्ग को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और पुनर्जागरण से पहले जो भाषाएं प्रचलन में थी वो 2 ही भाषाएं प्रचलन में थी, एक तो थी ग्रीक और एक थी लैटिन। केवल इन 2 भाषाओं में ही ग्रंथों का जो है लेखन होता था। इसके अलावा दूसरी भाषाओं को कोई जो है कह सकते हैं कि मान्यता नहीं थी। दूसरी भाषाओं में लेखक लिख नहीं सकते थे। तो जब पुनर्जागरण हुआ तो इसके बाद में स्थानीय कुछ भाषाएं हैं जिनका विकास हुआ, जिसमें बात करें अपन, एक तो फ्रांसीसी भाषा की बात करें, एक अपन स्पेनिश भाषा की बात करें, अंग्रेजी की बात करें अपन, ठीक है, डच की बात करें। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषाएं हैं, इनमें लेखन कला का विकास होने लगा। ये एक बदलाव आया पुनर्जागरण के बाद में। साथ ही लेखन में जो लेखन की नवीन विधाएं हैं उनका भी विकास हुआ। जैसे जैसे उपन्यास लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, ठीक है, सोनेट्स लिखे गए, सोनेट्स सोनेट्स लिखे गए, सोनेट्स की बात करेंगे आगे अपन। साथ ही निबंध लिखे गए, है ना, निबंध लिखे गए, कविताएं लिखी गई। तो ये जो विधाएं हैं लेखन की, इन विधाओं का भी विकास हुआ पुनर्जागरण के पश्चात। और जो लेखक वर्ग था, जो साहित्यकार थे, उनको क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। और स्वतंत्र रूप से वो क्या करने लगे, लिखने लगे, अपना लेखन कार्य करने लगे। तो ये बदलाव आया पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र पर। अब अपन एक एक करके जो क्षेत्र के मैंने अभी लिखवाया आपको, इटालवी साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उनकी एक एक की अपन बात करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले अपन बात करेंगे इटालवी साहित्य की। तो अपनी हेडिंग रहेगी इटालवी साहित्य। आप भी साथ साथ में लिखते रहें मेरे, ताकि आपको आपके नोट्स बन जाएं और साथ में आपको याद भी होता रहे। सबसे पहले आप लिखेंगे इटालवी साहित्य।
ये इटालवी साहित्य। इटालवी साहित्य की बात करें अपन तो इटालवी साहित्य के अंदर 3 लोग हैं जिनका अपने को नाम ध्यान में रखना है, जिसमें पहले हैं अपने दांते। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो दांते है। 2 नंबर पे आते हैं आपके पेट्रार्क। पेट्रार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, मानववाद के पिता या मानववाद के जनक कौन है? पेट्रार्क है। तो यही पेट्रार्क है, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे अपन। तीसरे नंबर पर आते हैं इटालवी साहित्य के जो लेखक हैं, उनका नाम है बोकाचियो। बोकाचियो 3 नंबर पे आते हैं। और 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे मैकियावेली। मैकियावेली, ठीक है। ये 4 अपने को मुख्य रूप से साहित्यकार पढ़ने हैं। इनमें ये 3 तो इम्पोर्टेंट है और मैकियावेली को भी आप याद रखें तो रख लेना। लेकिन ये जो 3 है ये इटालवी साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है ना। इटालवी साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो अब इनमें से एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दांते की। इटालवी साहित्य में सबसे पहले जो साहित्यकार है अपने बच्चों, उनका नाम है दांते। अब दांते की 3 रचनाएं हैं, उन 3 रचनाओं को अपने को याद रखना है, ठीक है। वो तीनों रचनाएं कौन कौन सी? देखो 3 रचनाएं हैं दांते की जिसकी अपन बात कर रहे हैं। एक रचना है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। दूसरी का नाम है विता नोवा। विता नोवा। और तीसरी का नाम है मोनार्किया। मोनार्किया। ये 3 रचनाएं हैं दांते की। दांते जो साहित्यकार हैं उनकी 3 रचनाएं हैं, डिवाइन कॉमेडी, विता नोवा और मोनार्किया। अब याद कैसे रखें इनको? सबसे पहले तो इनको याद रखना जरूरी है। याद कैसे रखेंगे? देखो दांते, दांते से आप याद रखना दांत, टीथ, मुंह में जो हमारे दांत है वो। डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी यानी मजाक, मजाक को कहते हैं कॉमेडी। तो जब मजाक करते हैं तो हमारे क्या दिखाई देते हैं? दांत दिखाई देते हैं। तो दांते की रचना है पहली रचना जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। लेखक कौन है? दांते हैं। कॉमेडी करने पर क्या दिखते हैं? दांत दिखते हैं। तो दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी, याद हो गया। विता नोवा, नोवा को आप याद रखना नया, नए से याद रखना। विता नोवा, विता नोवा यानी कि नए कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है तो हम खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो हमारे क्या दिखाई देते हैं? दांत दिखाई देते हैं। दांते की दूसरी रचना का नाम है विता नोवा, ठीक है। तीसरी रचना है दांते की मोनार्किया। मोनार्किया रचना है द मोनार्किया। तो इसको कैसे याद रखोगे मोनार्किया को? मोनार्किया का मतलब जैसे मोनार्क, मोनार्क से ऐसे याद रखना आप मोनाको बिस्कुट। मोनाको बिस्कुट खाए हैं आपने? इस तरह के होते हैं, देखो नमकीन बिस्कुट आते हैं, आपने खाए होंगे सबने। यहाँ पर ऐसे कड्डे किए होते हैं। तो इस तरह से कड्डे किए होते हैं, नमकीन बिस्कुट होते हैं साल्ट के। तो मोनाको, इस मोनाको बिस्कुट से आप याद रख लेना मोनार्किया को, कि मोनाको बिस्कुट खाए तो क्या निकले? दांत निकले। तो दांते की जो तीसरी रचना है उसका क्या नाम है? द मोनार्किया, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखने का तरीका है एक, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ठीक लगा कि जैसे आपके सामने ग्रंथों के नाम आएंगे तो आप इजीली पकड़ पाएंगे। डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब मजाक, मजाक करने से क्या निकले? दांत निकले। तो दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी। विता नोवा, नए कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने से खुशी मिली, और खुशी मिली तो स्माइल से क्या निकले? दांत निकले। तो दांते की दूसरी रचना है विता नोवा। और द मोनार्किया, मोनाको बिस्किट, मोनाको बिस्किट खाए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और मुस्कुराहट आई तो क्या निकले? दांत निकले। तो इस तरह से दांते की ये 3 रचनाएं हैं, डिवाइन कॉमेडी, विता नोवा और द मोनार्किया, ठीक है। तीनों रचनाएं याद होगी। अब एक एक की बात करते हैं। देखो जो दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी, एक्चुअल में ये इनको भूल जाओ, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई है याद करने की। इनको आपको अब याद नहीं रखना है। अब मेरी बात सुनो। डिवाइन कॉमेडी, देखिए डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिवाइन का अर्थ क्या है। डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है देवता, और कॉमेडी का मतलब मजाक। यानी कि दांते का ये जो ग्रंथ है, जो देवताओं के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर मजाक है। ये अध्यात्म के ऊपर लिखी हुई किताब है। अध्यात्म के ऊपर एक तरह से मजाक उड़ाया दांते ने, ठीक है। और स्वर्ग नरक की यात्रा का वर्णन है इस डिवाइन कॉमेडी ग्रंथ के अंदर। स्वर्ग और नरक की यात्रा, स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन किया है दांते ने। कैसे किया? दांते कहते हैं कि एक बार मैं रास्ता भटक गया, कहीं जा रहा था, तो वहाँ पर मेरे को कवि मिले जिनका नाम था वर्जिल कवि। वर्जिल कवि नाम के मेरे को कवि मिले। मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ता भटक गया, ठीक है, ये रास्ता है। वर्जिल कवि मिले, वर्जिल कवि ने मेरे को रास्ता दिखाया। कहाँ का रास्ता दिखाया? मेरे को नरक का रास्ता दिखाया इन्होंने। नरक का रास्ता, कि ये देखो ये आगे नरक की तरफ जा रहा है रास्ता। तो नाते कहते हैं कि मैं जब आगे बढ़ा नरक के रास्ते की तरफ, तो वहाँ पर मुझे बहुत लंबी सी लाइन दिखाई दी। लंबी सी लाइन लगी हुई थी, किसकी लगी हुई थी? भ्रष्ट लोगों की, सामंतों की, ठीक है। ये सारे सामंत भ्रष्ट लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे, और उनको वहाँ पर जो है कठोर दंड दिया जा रहा था।
तो इस तरह की ये बात करते हैं, मतलब मजाकिया व्यंग्य शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है डिवाइन कॉमेडी, और इसमें मजाक किया गया है अध्यात्म का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पुनर्जागरण से पहले का जो समय था उसमें चर्च की प्रधानता थी, अध्यात्म की प्रधानता थी, और उस अध्यात्म की प्रधानता के चलते मनुष्य मनुष्य को लेकर के कुछ नहीं सोचता था। मनुष्य के लिए कोई विचार नहीं थे मस्तिष्क में, मनुष्य की उन्नति के लिए कोई काम नहीं किए जाते थे, बल्कि केवल और केवल स्वर्ग नरक की कल्पना की जाती थी। तो ये जो ग्रंथ है ये स्वर्ग नरक की यात्रा के ऊपर है, इसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है। दूसरा ग्रंथ है वीता नोवा। दूसरा ग्रंथ है दोस्तों वीता नोवा। वीता नोवा जो है वो एक्चुअल में एक प्रेम कथा है। वीता नोवा क्या है? एक प्रेम कथा है। किसकी प्रेम कथा है? दांते की खुद की प्रेम कथा है। दांते कहते हैं कि देखिए, नोवा नोवा का मतलब नया ही है। मैं मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा आपको। चलिए, तो दांते के पहले ग्रंथ की अपन बात कर चुके हैं, डिवाइन कॉमेडी। दूसरा ग्रंथ है वीता नोवा। वीता नोवा की अपन बात कर रहे हैं। नोवा का मतलब होता है नया, नया जीवन। वीता नोवा का मतलब है नया जीवन। दांते कहते हैं ये एक तरह की प्रेम कथा है। प्रेम कथा दांते के द्वारा लिखी गई एक प्रेम कथा है। और इस प्रेम कथा के अंदर दांते कहते हैं कि मैं एक बार चर्च में गया, और चर्च में जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे एक महिला मिली जिसका नाम था बिट्रिस। बिट्रिस बिट्रिस नाम की मुझे एक महिला मिली, और वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर महिला थी वो। और दांते उसे देख करके क्या करने लगे? प्रेम करने लगे, मन ही मन उससे प्रेम करने लगे, यानी एक तरफा प्रेम बताया दांते ने। तो इस महिला की सुंदरता का वर्णन जो है, इस महिला की जो सुंदरता है, इस सुंदरता का वर्णन किया है दांते ने किस ग्रंथ में? वीता नोवा के अंदर किया है। ठीक है। तो एक प्रेम कहानी है, इसीलिए इसको प्रेम कथा कहा गया है। और दांते का जो इस महिला से जो प्रेम है वो बिल्कुल निस्वार्थ है। निस्वार्थ का मतलब समझ रहे हो आप? निस्वार्थ का मतलब है कि दांते ब्रिटिश को पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि केवल और केवल विचारों में है, विचारों में। दांते ने विचारों में ही ब्रिटिश के सौंदर्य की कल्पना की है, और विचारों में ही उसको रख रहे हैं। तो प्रेम कैसा है? पवित्र प्रेम है। दांते का जो प्रेम है ब्रिटिश के प्रति वो पवित्र प्रेम है। ठीक है। तो इसके सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है वीता नोवा ग्रंथ के अंदर। दूसरा ग्रंथ दांते का। तीसरे ग्रंथ की अपन बात कर रहे हैं, मैंने आपको लिखाया था मोनार्किया। मोनार्किया तीसरा ग्रंथ है मोनार्किया। मोनार्किया शब्द जो है वो मोनार्क से बना है। मोनार्क, और मोनार्क का मतलब होता है शासन तंत्र। शासन तंत्र, मोनार्क का मतलब क्या होता है? शासन तंत्र। तो शासन तंत्र के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है मोनार्किया। इस पुस्तक में चर्च का विरोध किया गया है। ये जो पुस्तक है मोनार्किया, इसमें चर्च का विरोध है, चर्च का विरोध किया गया है। और चर्च के विरोध करने की वजह से, अब उस समय चर्च की प्रधानता थी, चर्च का यदि कोई विरोध करेगा तो क्या हाल होगा? तो कहते हैं कि इस पुस्तक को जला दिया गया था। जला दिया गया, इस पुस्तक को, मोनार्किया पुस्तक को जला दिया गया था, क्योंकि इसमें चर्च का विरोध किया गया था, पादरी वर्ग के विषय में लिखा गया था। तो ये 3 ग्रंथ है बच्चों, हमने तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया। दांते के 3 ग्रंथ, डिवाइन कॉमेडी, बोलिए मेरे साथ में। पहला ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी, दूसरा है वीता नोवा, और तीसरा है द मोनार्किया। ठीक है। तो ये पहला विद्वान, इटालवी साहित्य का पहला विद्वान अपन ने पढ़ लिया है, दांते। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा विद्वान, इटालवी साहित्य का जो दूसरा विद्वान है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। और दूसरा व्यक्ति है वो जिसे हमने मानववाद का जनक कहा था। कौन है वो? पेट्रार्क। पेट्रार्क, पेट्रार्क क्या है? मानववाद का जनक है। ये पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ आपको, मानववाद का जनक। मानववाद का पिता है पेट्रार्क, या जनक कह दो चाहे पिता कह दो, एक ही बात है। ठीक है। तो मानववाद के जनक कहलाते हैं पेट्रार्क। और इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी अपन बात करते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है सोनेट्स। सोनेट्स टू लोरा। लोरा। अब देखो बच्चों, सोनेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात दिमाग में आपके आनी चाहिए कि सोनेट्स आखिर क्या होते हैं। सोनेट्स 14 पंक्तियों की कविता होती है। 14 पंक्तियों की कविता, यानी ऐसी कविता जिसके अंदर कितनी लाइनें होती है? 14 लाइनें होती है। उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। छंद भी कह सकते हो आप इसको, संस्कृत में बोले तो छंद, छंद कह सकते हो आप इसको, हिंदी में कहें तो कविता, और इटालियन भाषा में इसको क्या बोला गया है? सोनेट्स बोला गया है। तो सोनेट्स एक कविता है 14 लाइनों की, और किसके ऊपर है? लोरा के ऊपर है। लोरा कौन है? लोरा प्रेमिका है। किसकी? लोरा जो है वो प्रेमिका है किसकी? पेट्रार्क की। पेट्रार्क की प्रेमिका का नाम है लोरा। तो सोनेट्स टू लोरा, यानी लोरा के सुंदरता का वर्णन, प्रेम का वर्णन जो है वो किया गया है। किसमें? इस पुस्तक के अंदर, सोनेट्स टू लोरा के अंदर लोरा की सुंदरता और उसके प्रेम का वर्णन किया गया। लेकिन जो प्रेम है पेट्रार्क का वो बड़ा ही भौतिकवादी है। भौतिकवादी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीछे हमने
दांते पढ़ा था, दांते का जो प्रेम था बीट्रिस के प्रति वो पवित्र प्रेम था। वो दांते बीट्रिस को प्राप्त करना नहीं चाहता था, केवल प्रेम दिखाया गया उसका, पवित्र प्रेम। लेकिन पेट्रार्क जो है इनका प्रेम बहुत ही उग्र है और भौतिकवादी है। ये इसको लोरा को पाना चाहते हैं, है ना, पाना चाहते हैं, और इसी कारण से इनके प्रेम को भौतिकवादी माना गया है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सोनेट्स टू लोरा जो है वो पेट्रार्क की प्रेमिका के ऊपर लिखी गई एक तरह से पुस्तक है, और इसमें पेट्रार्क का लोरा के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये पहला ग्रंथ है जो अपन ने पेट्रार्क का पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा ग्रंथ। दूसरे ग्रंथ की बात करें, दूसरा ग्रंथ है अफ्रीका गीत। अफ्रीका गीत, पेट्रार्क का दूसरा ग्रंथ है अफ्रीका गीत। अफ्रीका गीत क्या है? गीत ही है एक तरह के, किसके ऊपर है? रोम के जो योद्धा हैं। रोम, रोम कहाँ का था? इटली में ही है रोम, रोम इटली का ही है, नगर है। तो रोम के जो योद्धा हैं, योद्धा, रोम के जो योद्धा हुए हैं उनके सम्मान में लिखे गए गीत जो होते हैं, एक तरह से देशभक्ति गीत कह सकते हैं, है ना। तो ये देशभक्ति गीत है जो क्या कहलाते हैं? अफ्रीका गीत कहलाते हैं। ठीक है, पेट्रार्क की दूसरी रचना। पेट्रार्क की तीसरी रचना की बात करेंगे अपन, जिसका नाम है फेमिलियर लेटर्स। फेमिलियर्स लेटर, फेमिलियर्स लेटर्स, फेमिलियर्स लेटर। देखिए, लेटर यानी कि पत्र, पत्राचार, पत्राचार का वर्णन किया गया है इस पुस्तक के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर। किसके साथ पत्राचार? अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिक, अरस्तु और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो जैसे जो दार्शनिक है, इनके साथ में एक काल्पनिक पत्राचार। पत्राचार भी कैसा है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक पत्राचार का वर्णन जो है वो किया गया है इसमें फेमिलियर्स लेटर्स के अंदर, और अरस्तु का इसमें विरोध किया गया है। अरस्तु का, इस ग्रंथ के अंदर अरस्तु का विरोध किया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा ग्रंथ है पेट्रार्क का, इसका नाम है फेमिलियर्स लेटर्स। अब अपन पढ़ते हैं चौथा ग्रंथ इनका। पेट्रार्क का चौथा ग्रंथ अपन पढ़ते हैं। देखिए, पेट्रार्क का चौथा ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, लाइव्स। ग्रंथ का नाम है लाइव्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन। लाइव्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन, ये ग्रंथ का नाम है, लाइव्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन। ठीक है, इल्यूट्रियस मैन, देखो इल्यूट्रियस का मतलब क्या होता है? महान आदमी, महान व्यक्ति, महान व्यक्ति जो है इसको कहते हैं इल्यूट्रियस मैन। तो इस ग्रंथ के अंदर 31 महान व्यक्तियों के जीवन का वर्णन है। 31, 31 महान, जो इटली के जो महान व्यक्ति हुए हैं उनका वर्णन किया गया है, उनके जीवन का वर्णन किया गया है। महान व्यक्तियों के, 31 महान व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया है किसमें? लाइव्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन, इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये पेट्रार्क की रचनाएं थी बच्चों जो अपन ने पढ़ी है। पेट्रार्क की 4 रचनाएं अपन ने पढ़ी है, जिसमें एक नंबर पे थी सोनेट्स टू लोरा, इसमें उसकी प्रेमिका लोरा के विषय में हमें जानकारी मिलती है, प्रेम का वर्णन है। दूसरी हमने पढ़ी है अफ्रीका गीत, इसमें रोम के योद्धाओं के सम्मान में लिखे गए गीत हैं। तीसरी हमने पढ़ी है फेमिलियर्स लेटर्स, जिसमें अरस्तु और प्लेटो के साथ काल्पनिक पत्राचार की बातचीत है। और चौथी हमने पढ़ ली है लाइव्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन, इसमें 31 महान व्यक्तियों के जीवनी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये दूसरे विद्वान भी अपने हो गए हैं इटली के, जिनका नाम था पेट्रार्क। और अब अपन पढ़ेंगे इस कड़ी में तीसरे विद्वान, इटालियन साहित्य के अंतर्गत जो तीसरे विद्वान हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और उनका नाम है बोकाचियो। बोकाचियो, बोकाचियो के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, बोकाचियो के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये पेट्रार्क के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट बात, पेट्रार्क के शिष्य, पेट्रार्क के शिष्य थे ये, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, ये इटालवी गद्य के जनक है। गद्य, गद्य और पद्य विधाएं होती है। हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा है तो हिंदी में गद्य और पद्य विधाएं होती है, तो ये भी गद्य भी एक विधा है हिंदी की। तो ये इटालवी गद्य के क्या थे? जनक माने जाते हैं, इटालवी गद्य के जनक माने जाते हैं। ये दो बातें इनकी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी पुस्तकों की बात करते हैं, तो इनकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है डेकामेरन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करना। डेकामेरन जो पुस्तक है वो इनकी रचना है बोकाचियो की। अब डेका का मतलब क्या होता है? आपने गणित पढ़ी होगी। डेका का मतलब होता है 100, ठीक है। मेरन का मतलब होता है कहानियाँ, यानी कि इस ग्रंथ के अंदर कितनी कहानियाँ हैं? 100 कहानियाँ हैं इसके अंदर। 100 कहानियों का संग्रह है ये ग्रंथ, इसीलिए इसको डेकामेरन नाम दे दिया है। और कहानियाँ किस प्रकार की है? कहानियाँ हास्यास्पद है, हास्यास्पद है,
दूसरा, मानव के स्वभाव का जो घटिया रूप है, मानव के स्वभाव के ऊपर कहानियाँ है ये। मानव स्वभाव में जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को लेकर के ये कहानियाँ लिखी गई है। मानव स्वभाव के सबसे गंदे स्वरूप की कहानियाँ हैं ये, इनको हम डेकामेरन कहते हैं। 100 के लगभग कहानियाँ हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इन डेकामेरन की जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों के अंदर एक रोग का भी वर्णन है, जिसे अपन प्लेग कहते हैं। लेकिन काले चूहों से जो रोग होता है, काले चूहों से होने वाला जो रोग है, जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं वो लोग, ब्लैक डेथ। तो ये जो ब्लैक डेथ रोग है, काले चूहों से होने वाला, इस रोग का भी इसमें जिक्र है डेकामेरन पुस्तक के अंदर। ठीक है, 100 कहानियों का संग्रह, इंपॉर्टेंट बात। तो पहला ग्रंथ इनका बोकाचियो का डेकामेरन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे शब्द है बोकाचियो, ठीक है, और यहाँ पे है आपके ग्रंथ जिसका नाम है डेकामेरन। अब देखो कैसे याद रखेंगे। बोकाचियो, बोका मतलब बोला, मारवाड़ी में कहते हैं कि बोकन लाग गयो। हाँ, बोकन लाग गयो मतलब चिल्लाने लाग गयो। तो बोका मतलब बोला या चिल्लाया, और चियो का मतलब चिल्लाया। ऐसे याद रख लेंगे अपन, याद रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। बोका मतलब बोकन लाग गयो, बोलन लाग गयो, और चियो मतलब चिल्लायो। कब चिल्लाया? डेकामेरन, डाकन ने मेरे को देखा। ओहो, डेकामेरन, डाकन, सामने डाकन आ गई और डाकन ने क्या कर लिया? मेरे को देख लिया। डाकन ने मेरे को देख लिया। अब डाकन किसी को देख लेगी तो वो आदमी क्या करेगा? वो चिल्लाएगा जोर जोर से, वो जोर जोर से बोलने लगेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेना कि बोकाचियो की रचना है जिसका नाम है डेकामेरन। डेका यानी डाकन, मेरन यानी मेरे को। डाकन ने मेरे को देखा तो मैं बोका और चिल्लाया। ये लो, याद हो गया। तो बोकाचियो की रचना जिसका नाम है डेकामेरन। चलो, केवल याद करने का तरीका है बच्चों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे याद होता है तो कर लेना, और नहीं तो फिर आप सीधे याद कर लेना कि बोकाचियो की रचना है जिसका नाम है डेकामेरन। ठीक है, चलो, ये हो गया डेकामेरन के बारे में। अब चलते हैं अपन इसके दूसरे ग्रंथ की तरफ, और इसके दूसरे ग्रंथ का नाम है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड दूसरा ग्रंथ है इनका, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड दूसरे ग्रंथ का नाम है। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है? वंशक्रम। वंशक्रम किसका? वंशक्रम भगवान का। यानी कि ये जो ग्रंथ है, इसमें भगवान की वंशावली लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, भगवान की वंशावली। ये लो, इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा गया है? भगवान की वंशावली लिखी गई है। तो ये है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, बोकाचियो का दूसरा ग्रंथ। तीसरे ग्रंथ की अपन बात करते हैं। तीसरे ग्रंथ का नाम है फियामेंट। फियामेंट ग्रंथ का नाम है फियामेंट। फियामेंट जो है वो एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, मनोवैज्ञानिक पुस्तक है ये। ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक है जिसका नाम है फियामेंट। और एक इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो है इलियड और ओडिसी। इलियड व ओडिसी का इन्होंने अनुवाद किया था। ग्रंथ तो पहले के लिखे हुए हैं। होमर नामक एक व्यक्ति हुए हैं, होमर, विद्वान हुए हैं होमर, इनके ग्रंथ है ये इलियड और ओडिसी। इन दोनों ग्रंथों का इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। अनुवाद किया था इन्होंने, किसने? बोकाचियो ने। तो इलियड और ओडिसी दो ग्रंथ हैं, अलग अलग हैं। इनका अनुवाद किया था किसने? आपके बोकाचियो ने। तो ये भी एक इनका प्रमुख ग्रंथ है, क्योंकि अनुवाद किया है तो ग्रंथ ही है, तो दोनों ग्रंथों का अनुवाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बच्चों, इटालियन साहित्य का तीसरा विद्वान अपन ने पढ़ लिया है, बोकाचियो। पेट्रार्क के शिष्य है, गद्य के जनक माने जाते हैं। पुस्तकें जो लिखी है उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी डेकामेरन, 100 कहानियों का संग्रह। मनुष्य के गंदे और घटिया स्वभाव का जिक्र किया गया है, और ब्लैक डेथ, काले चूहों से होने वाले रोग का वर्णन किया गया है। दूसरी हम पढ़ रहे थे जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, यानी भगवान की वंशावली लिखी गई है। तीसरी पुस्तक हमने पढ़ी फियामेंट, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक है। और चौथा हमने पढ़ा इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी ग्रंथ है, इनका अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, ये बोकाचियो हो गए। अब अपन पढ़ते हैं इटालियन साहित्य के चौथे साहित्यकार, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, मैकियावली। मैकियावली नाम आपने सुना होगा इनका, मैकियावली का। किससे संबंधित है ये? राजनीतिक विषयों पर इन्होंने लिखा था। राजनीतिक विषयों के ऊपर इन्होंने लेखन कार्य किया था, इसीलिए इनको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य। आधुनिक चाणक्य कहते हैं। चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो भारत में मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो प्रधानमंत्री उनके चाणक्य हुए थे, उन चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। याद आया? प्राचीन भारत में पढ़ा है अपन ने।
अर्थशास्त्र। चाणक्य का ग्रंथ था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, यानी राजनीतिक विषयों का जिक्र किया गया है इस ग्रंथ के अंदर। और ये जो मैकियावेली है इनका भी विषय क्या है, राजनीति है, इसीलिए इनको आधुनिक चाणक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पहला, कौन सा है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ? इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है द प्रिंस, राजनीति से संबंधित पुस्तक है द प्रिंस। एक इनका ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ, ग्रंथ का नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, एक इनका ग्रंथ है आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कलाएं, आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कलाएं। एक इनका ग्रंथ है डिस्कोसिस ऑफ लिवी, ग्रंथ का नाम है डिस्कोसिस ऑफ लिवी, डिस्कोसिस ऑफ लिवी। और एक इन्होंने नाटक भी लिखा था जिसका नाम था मंद्रागोला, मंद्रागोला, ये इनका नाटक है एक। ठीक है बच्चों, तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ है मैकियावेली के। इतने याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको द प्रिंस तो याद होना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली की रचना राजनीति से संबंधित है, क्या नाम है जिसका, द प्रिंस। और एक इनका नाटक, ये भी याद रख लेना आप, मंद्रागोला। ठीक है, बाकी आपको याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन द प्रिंस याद होना जरूरी है क्योंकि ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, राजनीति विज्ञान के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है द प्रिंस। ठीक है बच्चों, तो ये इटालवी साहित्य के जो 4 प्रमुख साहित्यकार थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। उसके अलावा भी कई साहित्यकार हैं जिसके अंदर आपके ब्रूनी हैं, आपके अल्बर्टी है, उसके अलावा लोरेंज वाला है, तो ये भी कई साहित्यकार हैं। ठीक है, जो 4 इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, और उन 4 में भी वो पहले वाले 3 इंपॉर्टेंट थे वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन? दांते, पेट्रार्क और बोकाचियो, और 4 नंबर पे अपन ने पढ़ा था मैकियावेली। ठीक है, तो ये थे इटालवी साहित्य के साहित्यकार। अब अपन पढ़ते हैं फ्रांसीसी साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये लो। अब अपन पढ़ेंगे फ्रांसीसी साहित्य। और बच्चों फ्रांसीसी साहित्य के अंदर बात करें तो इसमें भी 3 व्यक्ति हैं जिनको अपने को याद रखना है। इटाली के अंदर भी मैंने 3 व्यक्ति आपको बताए याद रखने वाले, उसी तरह फ्रांसीसी साहित्य में भी 3 व्यक्ति है जो अपने को याद रखने हैं। इसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है रेबेलस, पहले व्यक्ति का नाम है रेबेलस साहित्यकार का। दूसरे हैं मोंटेन, दूसरे का नाम है मोंटेन, और तीसरे का नाम है मार्सिगलियो। टेढ़े नाम है ना, याद करना मुश्किल है, अभी याद करवाता हूँ। देखो अभी याद करवाता हूँ, चिंता ही मत करो, जैसे पीछे याद करवाए थे वही वैसे ही ये याद करवाऊंगा। मार्सिगलियो, ये 3 विद्वान हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी साहित्य के। अब देखो याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे इनको। देखो रेबेलस, मोंटेन और मार्सिगलियो, टिक बना देते हैं पहले। रेबेलस में रे, और यहाँ पे देखो बेल आ गया ना, रेबेलस, तो रे अलग कर दो, बेल अलग कर दो। मोंटेन में मोन और टेन दोनों अलग कर दो। और मार्सिगलियो मार्सी अलग कर दो और गलियो अलग कर दो। अब देखो ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, ये कोई गली है, ठीक है, ये गली है, और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, आराम से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक व्यक्ति और है जो यहाँ खड़ा है, ये इस तरह से, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गली के अंदर, इस गली के अंदर आगे एक बैल खड़ा है। क्या खड़ा है बच्चों? एक बैल खड़ा है। ये देखिए इस तरह से बैल खड़ा है, ये इस तरह से जो है एक बैल इस गली के अंदर खड़ा है। ठीक है, ऐसा ही बना है मेरे से तो बैल, देखो। तो अब ये वाला जो व्यक्ति है ये आगे जाना चाहता है, लेकिन ये वाला व्यक्ति इसको रोकता है और क्या कहता है कि रहने दे, बैल खड़ा है, रहने दे, बैल खड़ा है, आगे मत जा। ये इसको रोक रहा है, ये इसको रोकता है, कहता है अरे भाई आगे मत जा, रहने दे, बैल खड़ा है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है रहने दे, बैल खड़ा है। ये क्या कहता है? मोन्टेन, मुझे पता नहीं है, मन ठाकोनी, मारवाड़ी में कहवा तो मन ठाकोनी, मोन्टेन मन ठाकोनी, अरे रहने दे, बैल खड़ी है, रहने दे, बैल खड़ी है। देखो रे से रहने दे, आगे कौन खड़ा है? बैल खड़ा है, रहने दे, आगे ना जा, बैल खड़ी है। ये कह रहा है इसको, आगे ना जा, बैल खड़ी है, रहने दे। ओ के ना, मन ठाकोनी मैं तो जासूं,
मन ठा कोनी मैं तो जासूँ आगे। तो ये क्या कहता है, ये कहता है मारसी गली में गयो तो, मारसी देखो मारसी 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 गली में गयो तो, ये लो ट्रिक बन गई। रेबेलस मॉन्टेन मारसी गलियो, रहने दे बैल खड़ी है आगे ना जा, ये कह रहा है नहीं नहीं मन ठा कोनी मैं तो जाऊँ, मॉन्टेन मन ठा कोनी, मॉन्टेन मन ठा कोनी मैं तो आगे जाऊँ। तो ये दोबारा से क्या कहता है, मारसी गलियो, आगे गली में चले गयो नहीं तो मारसी गली में जाते हैं, मारसी गलियो गली में जाते ही मारे लो, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिक है, अच्छी लगे तो आप याद रख लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सीधे याद कर लेना, ठीक है। तो फ्रांसीसी साहित्य के 3 विद्वान रेबेलस, मोंटेन, मार्सी गलियो। अब इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये तो एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। देखो 1 नंबर पे आते हैं आपके रेबेलस। रेबेलस रेबेलस जो है इनकी रचना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना का नाम है हीरोइक डीड्स। देखो मेरे साथ साथ लिखो आप, हीरोइक डीड्स, हीरोइक डीड्स ऑफ, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगंतुआ, ग्रेगंतुआ व पेट्राग्राउंड्स, 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 हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगंतुआ, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगंतुआ एंड पेट्राग्राउंड्स। देखो हीरोइक का मतलब क्या है, हीरोइक का मतलब है वीरतापूर्वक, वीरतापूर्ण। हीरोइक का मतलब होता है हीरो, देखो इसमें हीरो आ गया ना, हीरो, तो हीरो कैसे काम करता है, वीरता वाले काम करता है। तो हीरोइक का मतलब है वीरतापूर्ण, वीरतापूर्ण कार्य करने वाला। और ग्रेगंतुआ और पेट्राग्राउंड्स ये दोनों नाम है किसके, सेनापतियों के, सेनापति, ये भी सेनापति, ठीक है। तो ये दोनों ही सेनापति है, और इन दोनों सेनापतियों के वीरतापूर्ण जो कार्य है उसका वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगंतुआ और पेट्राग्राउंड्स, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको याद रख लेना, इनका ग्रंथ है ये। अब 2 नंबर पे अपन ने बात की थी मोंटेन। मोंटेन, मोंटेन जो साहित्यकार है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ऐसे लिखे, ऐसे मतलब निबंध, इन्होंने निबंधों की रचना की थी। निबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हो आप, ऐसे कहते हो ना, ऐसेज। तो ऐसेज लिखे हैं इन्होंने बहुत सारे। और इनकी जो विषय वस्तु है, मुख्य बात, इनकी जो विषय वस्तु है वो सैडनेस है, सैडनेस, सैडनेस का मतलब है दुखदाई, है ना, दुखदाई है, मतलब दुख का वर्णन किया है इन्होंने अपने निबंधों के अंदर। तो ये माउंटेन हो गए। और 3 नंबर पे आते हैं आपके मार्सी गलियो, मार्सी गलियो, मार्सी गलियो, मार्सी गलियो, मार्सी गलियो की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है पुस्तक का, डिफेंडर ऑफ पीस। पुस्तक का नाम है डिफेंडर ऑफ पीस, सत्य के रखवाले, सत्य के रक्षक, सॉरी शांति के रक्षक, पीस का मतलब शांति होती है, तो शांति के रक्षक। ये जो पुस्तक है इसमें पोप की आलोचना की गई है, मेन बात ये भी है, डिफेंडर ऑफ पीस जो पुस्तक है इसमें क्या किया गया है, पोप की आलोचना की गई है, पोप या पादरी वर्ग जो है उसकी क्या की गई है, आलोचना की गई है, किस पुस्तक के अंदर, डिफेंडर ऑफ पीस, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रांसीसी साहित्य के जो साहित्यकार है 3, जिसमें एक रेबेलस है, एक मोंटेन है और एक मार्सी गलियो है, इन तीनों का ही अपने अध्ययन कर लिया है। अब अपन चलते हैं आगे, और अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्यकार। पुनर्जागरण काल पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, और पुनर्जागरण काल के प्रमुख जो साहित्य हैं उन साहित्यों के विषय में अपन पढ़ रहे हैं, साहित्यकारों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। आगे कला संस्कृति, कला और चित्रकला और मूर्तिकला के विषय में पढ़ेंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में बच्चों अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहला जो नाम आता है अंग्रेजी साहित्य में वो आता है जोफ्री चौसर का, जोफ्री चौसर, जोफ्री चौसर का नाम सबसे पहले आता है। इन्हें अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है, अंग्रेजी काव्य के जनक कहलाते हैं कौन, जोफ्री चौसर, अंग्रेजी काव्य के जनक कहलाते हैं ये। इनकी जो भाषा थी, इनके ग्रंथों में जो इनकी भाषा है वो कैसी है, सैक्सनी, सैक्सनी, इनकी भाषा है सैक्सनी। सैक्सनी क्या होती है, स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है, स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, भाषा का नाम है सैक्सनी। हम इनके ग्रंथों की बात करते हैं जोफ्री चौसर के, तो इनका जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स। देखो टेल्स का मतलब होता है कहना, अपनी बात को कहना, ठीक है। और कैंटरबरी एक स्थान है, कैंटरबरी क्या है, कैंटरबरी एक स्थान है, और टेल्स का मतलब होता है कहना। तो कैंटरबरी एक स्थान है जहाँ पर संत थॉमस, संत थॉमस, सेंट थॉमस का एक गिरजाघर है, और उस गिरजाघर की यात्रा करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, लगभग 30 यात्री जाते हैं, कितने, 30। कहाँ जाते हैं, कैंटरबरी जाते हैं, कैंटरबरी स्थान है जहाँ पर 30 लोग संत थॉमस के गिरजाघर को देखने के लिए जाते हैं।
और जब वो रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहानियाँ। एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं, इनका संग्रह है, वही क्या कहलाता है? कैंटरबरी टेल्स कहलाता है। लगभग 120 कहानियाँ हैं इसके अंदर। कैंटरबरी टेल्स जो ग्रंथ है, इसके अंदर जॉफ्री चौसर ने 130 कहानियाँ लिखी है। और ये कहानियाँ किनके द्वारा लिखी गई? 30 यात्रियों के द्वारा लिखी गई, जो यात्री संत थॉमस के गिरजाघर में जा रहे थे, जो कैंटरबरी नामक स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह के आपने कह सकते हैं कि एक तरह से ये धार्मिक यात्रा है। कैंटरबरी टेल्स जो है वो धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा के दौरान लोगों के द्वारा जो आपस में कहानियाँ सुनाई गई, उन कहानियों का वर्णन किया गया है इसके अंदर, कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जॉफ्री चौसर के द्वारा। ठीक है, दूसरा ग्रंथ देखो। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा था जिसका नाम था ट्रायल्स एवं केसिडा। ट्रायल्स एवं केसिडा इनके दूसरे ग्रंथ का नाम है। ट्रायल्स और केसिडा कौन है? एक्चुअली में ट्रायल्स और केसिडा, ट्रायल्स जो है वो एक प्रेमी का नाम है, और केसिडा जो है वो कौन है? वो प्रेमिका है। इनकी कहानी है ये। ट्रायल्स और केसिडा दोनों प्रेमी और प्रेमिका है। और एक बार यूनान और रोम के बीच में युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था ट्रॉय का युद्ध। ठीक है, आप इसको याद रखना। ट्रॉय का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? यूनान वर्सेज रोम। यूनान और रोम के बीच में युद्ध हुआ था, ट्रॉय का युद्ध। और इस ट्रॉय के युद्ध के अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका मारे गए थे, दोनों मारे गए थे। और इन्हीं दोनों का वर्णन जो है इस ग्रंथ में किया गया, जिसका नाम है ट्रायल्स एवं केसिडा। ठीक है, चलिए, ये हो गया इनके जॉफ्री चौसर के 2 ग्रंथ हो गए इंपॉर्टेंट, दोनों ही। ठीक है, अब चलते हैं अगले विद्वान की तरफ, अगले साहित्यकार की तरफ चलते हैं अपन। और दूसरे हमारे अंग्रेजी साहित्य के जो साहित्यकार हैं, उनका नाम है थॉमस मून। थॉमस मून दूसरे साहित्यकार है जिनका नाम है थॉमस मून। और थॉमस मून का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? यूटोपिया। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक राज्य। काल्पनिक राज्य। काल्पनिक राज्य का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ के अंदर, जिसका नाम है यूटोपिया। चलिए, दूसरा इनके ग्रंथ की बात करते हैं जिसका नाम है अपोलॉजी। अपोलॉजी, क्षमा याचना। चलिए, तो इस तरह से ये जो थॉमस मून है, इनके 2 ग्रंथ है जो अपने को याद रखने हैं। इसमें एक है यूटोपिया और दूसरा है अपोलॉजी। थॉमस मून जो है, इन्होंने एक विचार दिया था, और वो विचार क्या था कि ये राजा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। राजा के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था। राजा के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था कि राजा नाम का कोई पद नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसी वजह से इनको प्राण दंड दे दिया गया था। ये बात ध्यान में देने वाली बात है कि राजा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए इनको प्राण दंड दे दिया गया था थॉमस मून को। चलिए, 3 नंबर के जो साहित्यकार है जिन्हें आप जानते होंगे, शेक्सपियर। 3 नंबर के साहित्यकार है, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी आपको पता होगी, अगर आपके अंग्रेजी साहित्य है तो 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, है ना। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें पहली पुस्तक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। पुस्तक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक इनकी अन्य पुस्तक है जिसका नाम है रोमियो जूलियट। तीसरी इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हेमलेट। और एक पुस्तक है जिसका नाम है मैकबेथ। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की। चलिए आगे चलते हैं। और अंग्रेजी साहित्य के जो अगले विद्वान हमारे सामने आ रहे हैं वो है 4 नंबर के एडवर्ड स्पेंसर। एडवर्ड स्पेंसर का जो ग्रंथ है बच्चों, उसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, तो ये एक 2 ग्रंथ है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कोई भी मैंने नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवाए हैं, और उनमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजी साहित्य के इतने ही विद्वान हैं जो अपने को याद रखने हैं। लास्ट अपने एडवर्ड स्पेंसर हैं जिनका ग्रंथ है फेरी क्वीन। पहले अपन ने पढ़े थे जॉफ्री चौसर, दूसरा अपन ने पढ़ा थॉमस मून, तीसरा विलियम शेक्सपियर, और चौथे हैं अपने एडवर्ड स्पेंसर। ठीक है, तो अंग्रेजी साहित्य के जो साहित्यकार थे वो हो चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्पेनिश साहित्य। स्पेनिश साहित्यकारों में बात करें बच्चों, तो जो साहित्यकार है उनका नाम है सर्वेंटीज। साहित्यकार का नाम है सर्वेंटीज। और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट। बड़ा फेमस ग्रंथ है ये, क्विक्सोट। सर्वेंटीज नामक जो
साहित्यकार है, इनका ग्रंथ है डॉन क्विक्सोट। और डॉन क्विक्सोट, देखो नाम से पता चल रहा है डॉन, और डॉन किसी से डरता नहीं है, सीधा बोलता है, सीधी बात बोलता है। तो ये जो पुस्तक है सर्वेंटीज की, ये पुस्तक इसमें इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो बिल्कुल बेबाक हैं। बेबाक, बेबाक का मतलब एकदम स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं। बिंदास, जिसको आप बिंदास भी बोल सकते हो, बिंदास, एकदम सीधा बोलना, खड़ा बोलना, उसको कहते हैं बिंदास बोलना। तो सर्वेंटीज ने अपने विचार डॉन क्विक्सोट ग्रंथ के अंदर बिल्कुल बिंदास विचार इन्होंने दिए हैं। जैसे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, हर कुत्ते का दिन आता है, खीर का प्रमाण तो खाने से ही मिलता है। इस तरह की बातें जो है वो इस ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है, जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट। ठीक है, तो स्पेनिश साहित्यकार में ये एक व्यक्ति है जो अपने को याद रखने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डच या हॉलैंड के साहित्यकार की बात करें तो बच्चों, डच या हॉलैंड के साहित्यकार एकमात्र इरेस्मस है। इरेस्मस, जिन्हें अपन ने पढ़ा भी था पहले, जब मैंने मानववाद की बात की थी तो आपको बताया था कि मानववाद के जनक पिता पेट्रार्क है, लेकिन मानववाद के राजकुमार कौन कहलाते हैं? इरेस्मस कहलाते हैं। तो ये बात फिर से आ गई है कि मानववाद के राजकुमार कौन है? इरेस्मस है। इरेस्मस का एक बहुत फेमस ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको। और उस ग्रंथ का नाम है द प्रेज ऑफ फोली। द प्रेज ऑफ फोली। द प्रेज ऑफ फोली। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और फोली का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खत्व। तो इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करें तो मूर्खत्व की प्रशंसा। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद क्या होगा? मूर्खत्व की प्रशंसा। मूर्खत्व की प्रशंसा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो द प्रेज ऑफ फोली इरेस्मस का ग्रंथ है। एकमात्र, अधिकतर जितने भी साहित्यकार हमने पढ़े, जितने भी विद्वान हम पढ़ेंगे, इटली के फ्लोरेंस नगर के थे, फ्लोरेंस नगर के थे। ठीक है, लेकिन इरेस्मस जो है वो एकमात्र ऐसे विद्वान है जो डच या हॉलैंड के निवासी है, साहित्यकार हैं हॉलैंड के। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है द प्रेज ऑफ फोली, मूर्खत्व की प्रशंसा। तो इस ग्रंथ के अंदर भी इन्होंने जो है, जैसे दांते ने मजाक उड़ाया था अपने ग्रंथ के अंदर जिसका नाम था द डिवाइन कॉमेडी, उसमें उन्होंने मजाक किया था, व्यंग्य रूप में धर्म के ऊपर कटाक्ष किया था। उसी तरह से इरेस्मस जो हॉलैंड के निवासी है, इन्होंने भी अपने ग्रंथ द प्रेज ऑफ फोली के अंदर चर्च और पोप के ऊपर व्यंग्य किया था। किसके ऊपर किया था? चर्च के ऊपर और पोप के ऊपर इन्होंने व्यंग्य किया था। धर्म पर इन्होंने कटाक्ष किया था। किस पर कटाक्ष किया था? धर्म पर कटाक्ष किया था। ठीक है, और मजाक के अंदाज में इन्होंने जो है ये ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है द प्रेज ऑफ फोली। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ रिपीट कर लिया करो, इरेस्मस का ग्रंथ द प्रेज ऑफ फोली। चलिए, तो बच्चों ये लगभग अपने इतिहास का साहित्यकार जो है वो पढ़ लिए हैं, और एक और बच गए, कैमोन्स नाम के विद्वान हैं। कैमोन्स नाम के विद्वान हैं जो पुर्तगाली है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाली है। और इनकी जो पुस्तक है वो अपने को याद रखनी है, जिसका नाम है लूसियाड। पुस्तक का नाम है लूसियाड। ठीक है, तो ये जितने भी स्थान विशेष से साहित्यकार थे उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है पुनर्जागरण काल का। अब इसके बाद में हम आगे के जो हमारा पार्ट है पुनर्जागरण काल से संबंधित, उसमें हम साहित्य के अलावा अब चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत कला के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।